हेलो वॉरियर्स। आयुष ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गोविंद परीक्षर की जो नोट्स है उसके पेज नंबर 61 से 65 तक का देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अस्थि के नाम और उसमें कौन किस प्रकार का भग्न होता है। उसके बाद हम आज के लेक्चर की शुरुआत में देखेंगे विविध भग्नों के सामान्य लक्षण। तो जो भग्न होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, उसके सामान्य लक्षण बताए। उत्कृष्ट भग्न होता है, उसमें दोनों पार्श्वों पर पीड़ा होती है और रात्रि में विशेष वेदना होती है। तो उत्कृष्ट में रात्रि में विशेष वेदना होती है, इसको अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद विश्लिष्ट भग्न में अल्प शोफ व सतत वेदना होती है। तो ये फ्रीक्वेंटली पेन होता है विश्लिष्ट भग्न में। विवर्तित भग्न में विषमांगता में वेदना, यानी जब आप विषम अंग पोजीशन में बैठोगे, विषम पोजीशन में बैठोगे, तब विवर्तित भग्न में वेदना होगी। अवक्षिप्त भग्न में संधि विश्लेष व तीव्र पीड़ा होगी। उत्क्षिप्त भग्न में दोनों संधियों को दूर दूर ले जा हो जाती है। अतिक्षिप्त में दोनों संधियां बहुत ही दूर दूर हो जाती है। तिर्यक भग्न में अस्थि का एक पार्श्व में गिर जाना होता है। कर्कटक भग्न में उभय तो उभार और मध्य में भग्न होता है। कर्कटक भग्न है, उसमें दोनों तरफ उभार देखने को मिलता है और बोन के जो फ्रैक्चर होता है वो बोन के मिडल में होता है। अश्वकर्ण में घोड़े के कर्ण सदृश भग्न होता है, यानी घोड़े का जो कर्ण होता है उसके शेप में बोन फ्रैक्चर होके उभर आता है। पिच्छित भग्न में पृथु व अनल्प शोफ युक्त दिखता है। पिच्छित में यानी वो जो होता है भग्न, उसमें पूरा बोन दब जाता है। अनल्प शोफ यानी ज्यादा उसमें शोफ होता है। अस्थि छल्लित में एक तरफ से ऊंचा वो एक तरफ से नीचा हो जाता है, जो अस्थि होता है वो। कांड भग्न में हिलाने पर प्रकंपमान, यानी कांड भग्न होता है, यानी उसको हम बोल सकेंगे क्लियर कट फ्रैक्चर। तो कांड भग्न में बोन को हिलाने पे वो अपनी जगह पे हिलेगा, प्रकंपमान होगा। मज्जानुगत भग्न में अस्थि दूसरी अस्थि में प्रवेश कर जाती है, यानी अस्थि टूट के अस्थि के बीच में घुस जाती है। अतिपातित में निशेष छिन्न हो जाता है, यानी कि बोन जुड़ा हुआ रहता है लेकिन उसमें फ्रैक्चर होता है। वक्र भग्न में अभुग्न मुख मगर अमुक्त होता है, मीन्स के उसमें भग्न होता है लेकिन टोटली फ्रैक्चर नहीं होता। छिन्न में एक तरफ से जुड़ा हुआ मगर दूसरी तरफ से पूर्ण छिन्न होता है। पाटित भग्न में अनेक रेखाओं से युक्त, यानी मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं इसमें। स्फुटित में सुखपूर्ण व आद्यमान से युक्त होता है, जो भग्न होता है उसका लक्षण है ये। और स्फुटित भग्न में चूर्णित से आवाज आती है, बोन एकदम चूरा चूर हो जाता है, पाउडर टाइप हो जाता है टूट के। तो सुखपूर्ण व आद्यमान से युक्त होता है स्फुटित भग्न। यहाँ पे 12 प्रकार के कांड भग्न और 6 प्रकार के संधि भग्न के बारे में बताया है। उसके बाद भग्न में बंधन काल बताया है। सौम्य ऋतु में 7-7 दिन तक बंधन रखना चाहिए। साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर बैंडेज रखना चाहिए और आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर बैंडेज बदलने का बोला है। चूर्णित, छिन्न, अतिपातित और मज्जानुगत जो भग्न होते हैं वो कृच्छ साध्य माने गए हैं, तो इसको याद रखना। ये 4 भग्न को कृच्छ साध्य माने हैं। उसके बाद भग्न के बाद हम श्लीपद में शिरावेद के बारे में देखते हैं। तो वातज श्लीपद में गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर शिरावेद करना चाहिए। पैतिक श्लीपद में गुल्फ के 4 अंगुल नीचे शिरावेद करना है। और कफज श्लीपद में अंगुष्ठ की प्रसिद्ध शिरा का शिरावेद करना है। तो ये वातज, पित्तज और कफज श्लीपद में गुल्फ के ऊपर, नीचे और अंगुष्ठ की प्रसिद्ध शिरा का शिरावेदन करने का बोला है। जबकि आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदयकार जो है, उन्होंने वातज श्लीपज में गुल्फ के 2 अंगुल ऊपर, पैतिक में 2 अंगुल नीचे और कफज में क्षिप्र के 4 अंगुल ऊपर शिरावेद करने का बोला है। क्षिप्र मर्म के 4 अंगुल ऊपर कफज श्लीपज में, तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि सानिपातिक ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद और अधिमंत नहीं होते। तो ये 4 डिसीज के सानिपातिक भेद नहीं होते, वो याद रखना। सानिपातिक ग्रंथि नहीं होती, सानिपातिक वृद्धि नहीं होती, सानिपातिक अर्बुद नहीं होता और सानिपातिक अधिमंत नहीं होता। उसके बाद सानिपातिक ग्रहणी रोग होता है, लेकिन सानिपातिक प्रवाहिका रोग नहीं होता।
तो ये याद रखना, ग्रहणी के 4 भेद दिए हैं, प्रवाहिका के भी 4 भेद दिए हैं, लेकिन उन्होंने सानिपातिक की जगह रक्तज प्रवाहिका माना है, जबकि आचार्य सारंगधर ने सानिपातिक प्रवाहिका वर्णन किया है प्रवाहिका का। उसके बाद कुछ प्रमुख रोग और उसका प्रमाण दिया है। तालु पुप्पुट और कदर रोग का प्रमाण बताया है कोल प्रमाण में। कंठशालु कोलास्थि प्रमाण में बताया है। गिलायु और अपची ये रोग में आम्ल का अस्थि प्रमाण बताया है, उसके जो लीजन होते हैं वो। दंत पुपुट भी कोलास्थि प्रमाण का होता है, तो ये कंठशालु और दंत पुपुट ये दोनों कोलास्थि प्रमाण के हैं। तालु पुपुट और कदर ये कोल प्रमाण का होता है। कोल यानी जो बदर होता है, हमने देखा कदर बदर के जैसा होता है, बदर के जितना परिमाण वाला या प्रमाण वाला होता है। और हमने आगे भी देखा था वृक्क की कदर करनी चाहिए, तो इसमें जो दोष प्राधान्य होंगे वो वृक्क और कदर। वृक्क की उत्पत्ति रक्त और वात से होती है, सॉरी रक्त और कफ से, एक बार आप देख लेना। और कदर में भी वही दोष दृष्टि देखने को, दोष दृश्य देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद कुछ प्रमुख क्षुद्र रोगों के लक्षण दिए। बालानाम अजगल्लिका यानी बालकों में होने वाला रोग है वो क्षुद्र रोग अजगल्लिका है। मुख रहित अंधालजी होती है। और पक्व उदंबर सन्निभम ये विवृता क्षुद्र रोग का लक्षण है। उसके बाद पंच सठ कच्छोपोन्नत, कच्छप की तरह उन्नत और 5 और 6 की संख्या में होती है वो कच्छपी। पद्म पुष्करवत मध्य वो इंद्रवृद्धा का लक्षण है। शालुकवत ये पनशिका का लक्षण है। कक्षा भागेशु स्फोटा जायन्ते मांस धारण ये अग्निरोहिणी का लक्षण है। विदारी कंदवत ये विदारिका का लक्षण है, उसमें भी सान्निपातिक दोष प्राधान्य होता है और अग्निरोहिणी में भी सान्निपातिक होता है दोष प्राधान्य। पद्मिनी कंटक में पद्मिनी कंटकवत होता है, उसकी चिकित्सा वमन है और उसमें दोष प्राधान्य वात और कफ है। सालमली कंटक प्रख्या ये मुखदूषिका का लक्षण है और निम्बकवात से वमन करवाने का बोला है और ये वातज कफज है। पिंड तेल ये वात रक्त में यूज होता है। पिंडासव ये ग्रहणी में यूज होती है। पिंड रस ये वृष्य होता है। तो ये पिंड वाले जो है उसके बारे में बताया। पिंड तेल वात रक्त में यूज होता है, पिंडाशव ग्रहणी में और पिंड रस ये वृष्य होता है। जो ये पिंडाशव है उसकी यहाँ पे बताया है कि ग्रहणी में वो यूज होता है और 1 मास सेवन से रसायन की तरह काम करता है। अगर स्वस्थ पुरुष भी सेवन कर सकता है पिंडाशव को, अगर 1 मास तक सेवन करता है तो उसमें रसायन एक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद बाहुशाल गुड़ ये अरसम में यूज होता है। गुड़ाद्रक सोत में यूज होता है। गुड़ ओदन वातज स्वर भेद में यूज होता है। सर्पी गुड़ ये क्षतक्षीण में यूज होता है। कंस हरितकी ये सोत में यूज होती है। 100 हरितकी 100 हरितकी तक यूज होता है। गुड़ हरितकी ये वात रक्त में आचार्य सुश्रुत के अनुसार और अर्श में आचार्य चरक के अनुसार दिया है गुड़ हरितकी का प्रयोग। चित्रक हरितकी नासा रोग व प्रतिशय में यूज होता है, लेकिन आचार्य चरक ने चित्रक हरितकी का वर्णन नहीं किया। अगत्य हरितकी कास और श्वास में यूज होती है। दंती हरितकी अर्श और गुल्म में यूज होती है। व्याघ्री हरितकी नासा रोग और प्रतिशय में यूज होती है। सिद्धार्थक अगत उन्माद में देय है। सिद्धार्थक घृत अपस्मार में देय है। सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में करवाया जाता है और सिद्धार्थक तेल अपरापातन में यूज होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जैंताक श्वेत का सेवन कौन सी ऋतु में निर्दिष्ट है, तो हेमंत ऋतु में। चक्रपाणी मतानुसार मृदु मध्य और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों की मात्रा दी है। यहाँ पे तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य 1 कर्ष मात्रा में लेने हैं और उसका एग्जाम्पल दिया है शुंठी। मध्यम वीर्य द्रव्य अर्धपल की मात्रा में देना यानी 2 कर्ष, उसका एग्जाम्पल है बिल्व। मृदु वीर्य द्रव्य 1 पल की मात्रा में लेने यानी कि 4 कर्ष की मात्रा में यथा आम्लक। प्रमेय अनुसार कुछ विशिष्ट द्रव्य बताए। उदक में पारिजात का यूज किया जाता है और मधुमेह में श्वेत खदीर व पूग फल का उपयोग होता है। रक्त अर्शोग्न द्रव्य बताए कुटज, इंद्रयव, दारू हरिद्रा, नागकेसर, चांगेरी और यवासा, ये रक्त अर्शोग्न द्रव्य है। वात अर्शोग्न द्रव्य में चित्रक,
भल्लातक, शूरण, महानीम, अतिविषा और बिल्व ये द्रव्य बताए। कुछ विशिष्ट कृमिघ्न द्रव्य बताए। स्पीत कृमि में दाड़िम त्वक और कंपिलक और पुग का यूज होता है। अंकुश कृमि में भल्लातक तेल और यवानी सत्व का यूज होता है। स्नायु कृमि में निर्गुंडी और शीघ्रु का यूज होता है। श्लीपद कृमि में साखोटक का यूज होता है। गंडुपद कृमि में पलाश बीज, विडंग, चौहार, पारी, भद्र और इंद्रयव का यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो गंडूस होता है वो असंचारी होता है और कवल संचारी, यानी गंडूस में जो मुख में द्रव्य भरे जाते हैं वो इतने भरे जाते हैं कि उसकी हम मूवमेंट नहीं करवा सकते, जबकि कवल में मूवमेंट करवा सके उतने द्रव्य मुख में भरने हैं। उसके बाद ऋतु के अनुसार उसके आधुनिक माह, चरक अनुसार माह, सुश्रुत अनुसार माह और आचार्य सारंगधर ने जो राशि दी है ऋतु अनुसार उसका वर्णन है। तो सबसे पहले हमें एक क्रम याद रखना है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर ऋतु जनवरी और फरवरी में आता है, वसंत मार्च और अप्रैल में, ग्रीष्म मई और जून में। तो आपको दो दो सीजन ऐसे याद रखनी है। सिर्फ चरक अनुसार जो माह है उसमें आपको शरद से स्टार्ट करना है, कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, पौष, महा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव और आश्विन मास। तो इस तरह आपको चरक अनुसार माह याद रखने हैं। उसके बाद शिशिर ने तप तपस्या बताया है। वसंत में मधुमाधव, ग्रीष्म में सूचि शुक्र, ये हम आगे देख चुके। वर्षा में नभ नभस्य, शरद ईशऊर्ज और हेमंत सहसहस्य। आपको सिर्फ ये सारंगधर अनुसार राशि याद रखनी है। शिशिर ऋतु में मिथुन और कर्क आएगी। यहाँ पे हालांकि आचार्य सारंगधर ने शिशिर ऋतु नहीं बताई, प्रावृत बताई है। वसंत में मीन और कुंभ, ग्रीष्म में मेष और वृष, वर्षा में सिंह और कन्या, शरद में तुला और वृश्चिक और हेमंत में धनु और मकर। उसके बाद ऋतु संधि में वाग्भट के अनुसार अवधि काल 14 दिन का बताया है, और अगर ऋतु संधि का पालन ना किया जाए तो असात्म्य व्याधि की उत्पत्ति होती है। यम दृष्टा काल का वर्णन आचार्य सारंगधर ने किया है और उसकी अवधि 16 दिन की बताई है। कार्तिक के अंत के 8 दिन और मार्गशीर्ष के पूर्व के 8 दिन इसको यम दृष्टा काल माना जाता है। और इसमें स्वल्प भुक्त जीवती मीन्स के जो अल्प प्रमाण में जो खाता है वो जीवित रहता है, तो इसमें खान पान का ज्यादा ध्यान रखना होता है। भल्लातक का अस्थि ये कटु स्कंद में वर्णित है और भल्लातक ये कसाय स्कंद में वर्णित है। उसके बाद चरकोक्त एवं सुश्रुतोक्त कुछ गणों में साम्य बताया है। जीवन्य गण के समान काकोल्यादि, गृहण्य गण के समान विदारी गंधादि, दीपन्य गण के समान पिपल्यादि, बल्य गण लघु पंचमूल, हृदय गण परुषकादि को, अर्शोग्न गण मुशकादि, मुस्ककादि गण की तरह, कृमिघ्न वर्ग ये जो सूरशादि और लाक्षादि वर्ग के साम्य धराता है इसकी तरह, कासर वर्ग विदारी गंधादि वर्ग की तरह, स्वासर विपल्यादि और शूरशादि, शोथर दशमूल वर्ग की तरह, स्तन्य जनन काकोल्यादि, वयस्थापन काकोल्यादि और विदारी गंधादि, प्रजास्थापन काकोल्यादि और विदारी गंधादि, उदर्द प्रशमन सालसरादि, अंगमर्द प्रशमन विदारी गंधादि, श्रमहर परुषकादि, शोधन उभयतो भागहर, शुक्र शोधन वल्ली पंचमूल एवं कंटक पंचमूल को उसके समान माना है। दशमूल व त्रिफला गण का प्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। त्रिजात, चातुर्जात, मध्य व जीवन पंचमूल का प्रथम वर्णन भागभट ने किया है। उसके बाद क्षीर त्रय रस तरंगी अनुसार अर्कवट और स्नोई का क्षीर आएगा, लेकिन आचार्य चरक के अनुसार अर्क, अस्मंतक और स्नोई का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने अस्मंतक का दिया है नाम, जबकि रस तरंगिणी वालों ने वट का नाम दिया है। पर्याय रत्नमाला व गुण द्रव्य गुण रत्नमाला के लेखक माधवकर है। गुण रत्नमाला के लेखक भाव मिश्र है। जनपद ध्वंस का वर्णन चरक ने किया है। मरक का वर्णन सुश्रुत ने किया है और जनमार्ग ये नाम आचार्य भेल ने दिया है। प्रधान इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय है और व्यापक इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय है। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा ये 4 द्रव्य आते हैं, जबकि अध्यात्मक गुण 6 है आत्मादि। तो गुण संग्रह और गुण इसमें डिफरेंट है, ये याद रखना। अध्यात्मक द्रव्य मन व आत्मा 2 ही है। उसके बाद कर्म
कर्म काल और योग बस्ती के बारे में दिया है। आचार्य चरक अनुसार कर्म बस्ती की संख्या 30 है, काल बस्ती की संख्या 16 और योग बस्ती की संख्या 8 है। जबकि आचार्य वाग्भट के अनुसार कर्म बस्ती की संख्या 13, काल बस्ती की संख्या 15 और योग बस्ती की संख्या 8 है। वाग्भट बटा अनुसार काल मर्यादा प्रतिमर्श 7 से लेके 80 साल तक के बीच में देय है। धूमपान 18 वर्ष के ऊपर देय है, कवल 5 वर्ष के ऊपर देय है और वमन और विरेचन 10 से 70 वर्ष के बीच में देय है। रक्त मोक्षण 16 वर्ष से लेके 80 साल तक करवा सकते हैं और शस्त्र कर्म 12 साल के ऊपर करवा सकते हैं। सारंगधर के अनुसार कवल व गंडूस 5 वर्ष से ऊपर देय है, नस्या 8 वर्ष से ऊपर, विरेचन 16 वर्ष से ऊपर, स्त्री संग 20 वर्ष से ऊपर योग्य और धूमपान 12 से 80 वर्ष तक दे सकते हैं। उपनाश वेद को चरक ने निराग्नि श्वेत मानते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत साग्नि श्वेत मानते हैं। चक्रपाणी ने उपनाह को साग्नि व निराग्नि दोनों में माना है। न्याय चंद्रिका या बृहत पंजिका ये गयादास कृत है सुश्रुत संहिता पर। पदार्थ चंद्रिका ये चंद्र नंदन कृत है अष्टांग हृदय पर। और चरक चंद्रिका ये भी गयादास कृत है और चरक संहिता पर है। त्रिफला सेवन काल बताया है आचार्य चरक और भेल ने। भोजन के पूर्व आचार्य चरक ने विभितकी, भोजन के पश्चात आम्लकी और अन्न के जीर्ण होने पर हरितकी, जबकि वाग्भट ने भोजन के पूर्व आम्लकी, भोजन के पश्चात हरितकी और भोजन के जीर्ण होने पर विभितकी। विपाक का सर्वप्रथम लक्षण वाग्भट ने दिया है। वैवाहिक द्रव्यों में केवल भूताग्निपाक होता है। यकृत को भूताग्नि एवं धात्वाग्नि का अधिष्ठान माना गया है। आहार द्रव्य में विशेष रूप से धात्वाग्नि व्यापार एवं औषध द्रव्य में भूताग्नि व्यापार द्वारा कार्य होता है। आचार्य चरक ने ग्रहणी प्रकरण में प्रप्राक शब्द का प्रयोग किया है। चक्रपाणी ने रात्रि में गर्म दधी का सेवन निषिद्ध किया है। वाग्भट ने मूत्र वेगावरोध से अंगभंग एवं अश्रु वेगावरोध से गुल्म की उत्पत्ति मानी है। साधारण काल में प्राय मिथ्यायोगी होता है, अतियोग या अयोग नहीं होता। कुष्ठ को कर्मज रोग भी कहा गया है। प्राणाचार्य के गुण होते हैं 5। परत्व एवं अपरत्व गुण आकाश में नहीं रहते। मर्श नश्य का प्रमाण दिया है उत्तम 10 बिंदु, मध्यम 8 बिंदु और कनिष्ठ 6 बिंदु। कुछ प्रमुख व्याधियों में वर्जित क्रम बताया है। अपतंत्रक में निषेध बताया है अपतर्पण, वमन, आस्थापन एवं अनुवासन कर्म का। अवभावक में निषेध दिया है रक्त मोक्षण का, जबकि गुद्रसी और विश्वाची में करा सकते हैं रक्त मोक्षण। प्रमेय पीड़िका व प्रमेय में स्वेदन का निषेध दिया है। उदर रोग में वमन व अनुवासन का निषेध दिया है। छिद्रोदर में स्वेदन का निषेध किया है। क्षयज शिरो रोग में नश्य, वमन, स्वेदन, धूमपान, रक्त मोक्षण का निषेध किया है। अस्मरी व भगंधर शस्त्र कर्म के पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री सेवन का निषेध किया है आचार्य सुश्रुत ने। नवाएश लोह के घटक बताए त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, चित्रक और मोथा, इसको त्रिमत भी बोलते हैं। और लोह, उसमें जितने काष्ठ औषधि लेते हैं उतना ही लोह प्रमाण में लेना है, वन के प्रमाण में। सुश्रुत ने सम्यक स्निग्ध के लक्षणों में ग्लानि का होना एवं अति स्निग्ध के लक्षणों में प्रवाहिका एवं गुददाह का होना है चरक के अतिरिक्त माना है। उसके बाद विशेष परिस्थितियों के अनुसार स्वेदन बताया है। कफ नाशनार्थ ताप व उष्म स्वेद विशेष हितकर है। वात नाशनार्थ उपनाह स्वेद विशेष हितकर है। कफ या वात के साथ पित्त का अनुबंध होने पर द्रव स्वेद हितकर है। वायु के कफ व मेद से युक्त होने पर निराग्नि स्वेद हितकर है। पूर्व में स्वेदन योग्य परिस्थितियां नस्य, बस्ती व शोधनीय पुरुष। पश्चात में स्वेदन कर्म मूढ़गर्भ व सामान्य प्रसव के बाद बोला है। पूर्व व पश्चात दोनों में स्वेदन योग्य बोला है अस्मरी, अर्श व भगंधर में। सम्यक स्नेहन के 1 दिन पश्चात वमन एवं 3 दिन पश्चात विरेचन दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।